Hi class, welcome to our first session in income from business and profession. आज की क्लास में साहब हम समझेंगे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन है क्या। आइए साहब शुरू करते हैं ये क्लास। आज की क्लास हम लोग बहुत हल्की रखेंगे साहब। फर्स्ट क्लास है हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में। सिर्फ एक बेसिक नॉलेज, मुझे पता है आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों ने बीएसटी पढ़ रखी है। व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन आपने पढ़ रखा है। इंडस्ट्री और ट्रेड भी आपने पढ़ रखा है, और मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर में, राइट। सो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने आज तक पढ़ा है बीएसटी के अंदर में कि बिजनेस क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनर क्या होता है, कंपनीज क्या होती है। अब इन सब ने धंधा तो करना है, इन सब ने पैसे तो कमाने हैं, रोटी तो खानी है भाई, ठीक है ना। अब इनको जो रोटी कमानी है उसके अंदर में से भी कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा, ताकि सरकार वेलफेयर स्कीम में लगा सके। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर में अगर आप ये इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो आप सरकार को कैसे टैक्स देंगे, इसके बारे में हम इसके अंदर में सीखेंगे। The tax payable by an assessee on his income under the head in respect of profit and gains of any business or profession, कोई सामान खरीदना बेचना या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाता है, कैरिड ऑन बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इसका क्या मतलब हुआ साहब, यहां पे तो हो गया जी गुप्ता जी भोजनालय बाय हिम, और यहां पे हो गया साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब या तो आप खुद गुप्ता वैष्णव भोजनालय चला रहे हो, या तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हो और आपके नीचे एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठा हुआ है और आपके सारे काम वो करता है, सीएफओ है, सीईओ है, एक्सेट्रा, और ये सारे काम कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में जो पर्सन होगा उसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स जो आपके आएंगे बिजनेस के अंदर में, जो कमाई करेंगे उसके ऊपर में सरकार को टैक्स देना होगा। बिजनेस, अब बिजनेस क्या कहता है साहब, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 क्लॉज 13 के अंदर में, 2 क्लॉज 13 में क्या कहता है बिजनेस के बारे में। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, सामान बेचा और खरीदा। कॉमर्स कर सकते हैं, ये हमने बीएसटी में पढ़ रखा है। मैन्युफैक्चर, टाटा स्टील कंपनी आप खोल सकते हैं। और एनी एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब क्या हुआ सर, एडवेंचर का मतलब ये नहीं कि आप बाइक लेके निकल गए। अगर आप बाइक लेके निकल के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, तो भी वो एडवेंचर की श्रेणी में आएगा साहब, समझिएगा। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो ज्यादा टाइम के लिए ना हो, उसे हम एडवेंचर करते कहते हैं। यानी कि मैंने एक जॉइंट वेंचर किया किसी के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ से 6 मंथ्स, ये भी एडवेंचर की कैटेगरी में आएगा। मैंने दिल्ली हाट के अंदर में एक स्टॉल लगा दिया दिवाली का, वो भी एडवेंचर में आएगा। तो ऐसे कोई भी चीजें, यानी कि ट्रेडिंग कर सकता हूं, कॉमर्स कर सकता हूं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम कर दिया एक्सेट्रा, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं, एडवेंचर कर सकता हूं। इन किसी भी चीज के अंदर में कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, एडवेंचर per concern in the nature of trade, commerce and manufacture is termed as business. Profession, the term profession has not been defined under the act. प्रोफेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री ऑफ लर्निंग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तक सीए का डिग्री नहीं होता, तब तक सीए के लिए ऑडिट के ऊपर में ठप्पा नहीं लगा सकता, राइट। टैक्स ऑडिट के ऊपर में ठप्पा नहीं लगा सकता, तो वो प्रोफेशन में आ गया। एक अकाउंटेंट जो सीए की डिग्री नहीं लेकर के अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहा है,
वो भी एक प्रोफेशन के अंदर में कैटेगरी में आता है। वो अपने आप को अकाउंटेंट बोल सकता है, ग्रेजुएशन तो करेगा कम से कम सीखेगा तो सही। प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, कोई डिग्री ऑफ लर्निंग से मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एक डिग्री डिप्लोमा वगैरह ऐसे को दे दिया जाएगा। आप डिग्री ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। आपने 12वीं पास तो की होगी, 12वीं पास करने पे भी एक डिग्री ऑफ लर्निंग है वो। आप बीकॉम पास कर चुके हैं, आप बीकॉम के अंदर में भी डिग्री ऑफ लर्निंग के अंदर में होगा आपका एक। आपने 10वीं कर करके आपने अकाउंट्स की पढ़ाई की है, 10वीं भी एक तरह से आपको लर्निंग होगा। भाई साहब मैथ्स तो सीखोगे, आप अनपढ़ छाप तो होंगे नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए इसको प्रोफेशन करने के लिए। ठीक है, तो द टर्म प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन एज वेल। टोकरी बनाना बिजनेस है, मगर उसको टोकरी को एडवर्टाइज करना प्रोफेशन है। ठीक है, वोकेशनल जॉब्स भी आपके इसके अंदर में आएंगे, सेक्शन 236 के अंदर में ये फॉल करता है। ठीक है, वेन प्रॉफिट्स आर टैक्स, कब कब प्रॉफिट्स टैक्स होंगे? प्रॉफिट्स आर टू बी रिसीव्ड इन कैश और काइंड। प्रॉफिट्स कैन बी रियलाइज इन कैश और काइंड। अगर आपको सपोजिंगली एक बोरी चावल मिले अपने बिजनेस के चक्कर में, बाटा सिस्टम पे अगर हम वापस आ गए, तो वो भी आधी बोरी की आपकी लागत हो गई, आधी बोरी आपकी प्रॉफिट हो गई, तो वो भी आपका ये आधी बोरी के ऊपर में टैक्स दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा बताया जाएगा इसमें। When profits are derived in kind, the cash value of such item needs to be determined. इस आधी बोरी को अगर आप बाजार में बेचने जाएंगे तो इसकी क्या कीमत मिलेगी आपको? हम मोहनजोदारो में तो रहते नहीं है कि भैया ऋतिक रोशन ने वहां पे नील बेचा और उसके बदले गेहूं ले लिया। हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं, बट स्टिल अगर इसके बदले में हमारे को अपने सर्विसेज के बदले में, अपने बिजनेस के बदले में हमारे को अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, तो उसकी कैश वैल्यू डिटरमाइन होती है। अल्टीमेटली वो कैश टर्म्स के अंदर में वो डिटरमाइन होगा कि उस नील की या उस गेहूं की कितनी कीमत है, उस नील की कितनी कीमत थी, दोनों को माइनस किया जाएगा, दोनों के बीच में जो जो प्रॉफिट आएगा वो आपके उसके ऊपर में टैक्स लग जाएगा आपको। वॉलंटरी रिसीट्स का मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी रिसीट्स का मतलब हो गया, अगर आप कहीं पर वॉलंटरली आपने पैसा दिया, डोनेशन दिया, उसके लिए वो डोनेशन रिसिप्ट हो जाएगी, और जो वो अपनी चीजें करेगा, उस डोनेशन को यूटिलाइज करेगा, भले ही वो एक एनजीओ चला रहा हो, तब भी वो जब जब भी वो चीज कर रहा होगा वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगी, और जो नेट डोनेशंस बच जाएंगी उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हालांकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए छूट है, जो कि हम सेपरेटली करेंगे। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड एज वॉलंटरी रिसीव्ड्स, मतलब यहां पे कहने का भाव ये है कि अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि क्या प्रॉफिट्स कहलाता है, क्या कैसे वो टैक्स किए जाते हैं, कब कब प्रॉफिट्स टैक्स किए जाते हैं। हमको इसके अंदर में जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कोई छूट नहीं है, उन जो भी इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। हालांकि बाद में उनके लिए एक छूट दी जाती है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का एक सेपरेट से चैप्टर है, बट एट प्रेजेंट जब हम लोग अपना इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट्स क्या कहते हैं, तो उसके अंदर में भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो उनको डोनेशंस आई माइनस जो उन्होंने खर्चा किया, दैट विल बी टर्म्स एज प्रॉफिट्स। कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स, इसके ऊपर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूं। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट जनरली टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग दी प्रॉफिट्स अंडर दी हेड्स। आपको मैंने इनिशियल डेफिनेशन क्लासेस में कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बताया है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट गेन्स इवन इफ made for the benefit of the community by a public body would be liable to tax। श्री राम लला मंदिर अगर किसी भी तरीके से भंडारा करता है और उस भंडारे से वो प्रॉफिट जनरेट करता है, तो वो भी बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा, पीजीबीपी में आ जाएगा। रेगुलरिटी ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, to attract the provisions of this chapter, it is necessary that the business or profession or vocation should be carried at least for some time। मतलब आप कम से कम साल में कुछ महीने, कुछ
कुछ टाइम तो वो कैरी ऑन करे, बिजनेस करे उसको सम टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, बट नॉट नेसेसरली थ्रू आउट द ईयर। जरूरी नहीं कि आप सारा साल ही करो, कुछ टाइम तो करोगे। अब आपने राखी बेचना है तो अब राखी के जो टाइम पीरियड है, 2 हफ्ते राखी बेची, फिर उसके बाद आपके श्राद्ध पक्ष आ गया, उसके अंदर में आपने श्राद्ध का सामान बेचा, उसके बाद नवरात्रे आ गए, नवरात्रे का सामान बेचा, ऐसे करते करते आप सीजनल सामान बेच रहे हो। आप सीजनल सामान बेच रहे हो तो वो भी बिजनेस है। आप एक ही सामान सारा साल बेच रहे हो, वो भी बिजनेस है। हमने चॉकलेट्स का काम किया, चॉकलेट्स का काम दिवाली दिवाली चलता है, दिवाली से लेकर के और आपका ये फरवरी तक चलता है। उसके अंदर में जो टाइम पीरियड होता है वो भी काउंट होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर में। ठीक है, तो कुछ टाइम तक आपको वो काम करना चाहिए, तब वो रेगुलरिटी होती है बिजनेस के अंदर में। कंट्रोल ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस का जो असली मालिक है वो आप होंगे, वो असेसी होगा, भले ही उसके नीचे 100 बंदे क्यों ना काम कर रहे हो। बिजनेस और प्रोफेशन इज नॉट नेसेसरी रन बाय द असेसी पर्सनली, बट इट शुड बी अंडर हिज डायरेक्शन एंड कंट्रोल। मतलब आप ही उसको, आपके डायरेक्शन एंड कंट्रोल के अंडर में वो होना चाहिए। आप समझिए साहब, आज की डेट में गुप्ता वैष्णव भोजनालय, ठीक है, अब वो एक शेफ को डिप्लॉय करता है, एक मैनेजर करता है, एक वेटर करता है, बट ये सारे के सारे उसके अंडर में काम कर रहे हैं साहब। उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज सॉरी लिमिटेड है, उसके अंडर में सीएफओ है, सीईओ है, आपका मैनेजर्स है, टीएल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, बट अल्टीमेटली वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? क्या मुकेश अंबानी के काम नाम इशारे पे काम कर रहे हैं। सेपरेट बिजनेस इनकम कंप्यूटेड सेपरेटली, सॉरी इधर मुकेश अंबानी की जगह मैं बोलूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर में काम कर रहे हैं। तो रेगुलर सेपरेट बिजनेस इनकम कंप्यूटेड सेपरेटली। अब कहने का भाव समझिएगा, मेरी एक प्रोफेशनल कंपनी है एस वर्मानी एंड एसोसिएट्स, एस वर्मानी एंड एसोसिएट्स। मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी है से एस यू सी। मेरी एक एक्स्ट्रा कंपनी है से वी डी वी एस। अब क्या होगा साहब, मैं इसका पहले कंप्यूटेशन करूंगा, इसका कंप्यूटेशन करूंगा अलग अलग से। इसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए निकलता है, इसका प्रॉफिट 2 लाख रुपए निकलता है, और इसका प्रॉफिट 3 लाख रुपए निकलता है। फिर इसके अंदर में कुछ करके इसका प्रॉफिट निकलता है 80,000, इसके अंदर में कुछ करके इसका प्रॉफिट निकलता है 2,10,000, और इसके अंदर में प्रॉफिट करने के बाद इसका 3 ही लाख निकलता है। तो साहब मैंने अलग अलग इनको पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने एक मशीनरी डाल रखी है तो इसका डेप्रिसिएशन यहां पे भी मैं चार्ज कर दूं और यहां पे भी मैं चार्ज कर दूं, नहीं कर सकता। मेरी जो मशीनरी है वो इसी के लिए यूज होनी है, तो इधर में ही डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा। इसकी मशीनरी यहीं यूज होनी है तो यहीं चार्ज होगी, इसके लिए लैपटॉप यहां यूज होना है तो यहीं चार्ज होगा। तो अब जब ये तीनों अलग अलग निकल जाएंगे, इन तीनों को फिर मैं जोड़ दूंगा। 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, 5 लाख 10,000 और 5 लाख 80,000 के प्लस कर दिया तो 5 लाख 90,000 का मेरा टोटल। जब मैं पीजीबीपी बोलूंगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तब मैं बोलूंगा 5,90,000 का मेरा पीजीबीपी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 80,000 का ये है, 2,10,000 का ये है, 3,10,000 का ये है। जब मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, जब मैं डिटरमाइन प्रॉफिट कर रहा हूँ, तब तो मैं कंपनियां अलग अलग करूंगा, बट जब मैं इसको प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशनल लिख रहा हूँ, तब मैं इसको कंसोलिडेट कर दूंगा। यही चीज यहां लिखी है। इनकम फ्रॉम ईच डिस्टिंक्ट बिजनेस और प्रोफेशन सेपरेटली कंप्यूटेड, बट द टोटल ऑफ ऑल दीज बिजनेस एंड प्रोफेशन इज समड अप अंडर द हेड पीजीबीपी। चार्ज नॉट ऑन ग्रॉस रिसीट बट ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स। मतलब
मेरी सेल अगर 100 करोड़ रुपया की है तो मैं 100 करोड़ रुपया पर टैक्स नहीं दे रहा। अगर इसके अंदर में मेरा प्रॉफिट 2 लाख रुपया का है तो मैं सिर्फ 2 लाख रुपया पे टैक्स दे रहा हूं। 100 करोड़ पर 2 लाख, चलो 2 करोड़ कर लेते हैं। तो मेरा 2 करोड़ का अगर प्रॉफिट है तो 2 करोड़ के ऊपर मैं टैक्स दे रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट्स इज नथिंग बट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमने बचपन में सीखा हुआ है। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। Profit should be computed after deducting all the losses and expenses incurred for earning the income in regular course of business unless the loss and expenses expressly or necessarily or by necessary implication disallowed। तो आपने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बोला, उस सरकार बोलती है साहब ये जो खर्चा है आपने कुछ 25 लाख रुपए का खर्चा है, वो हम नहीं मानते, वो एक्ट के हिसाब से आपने नहीं लिया। तो आप बोलेगा ठीक है मालिक, मैं 25 लाख रुपए जोड़ देता हूं, आप जैसे बोलो। तो अब मेरा प्रॉफिट हो गया 2,25,000 रुपए, 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2 करोड़ 25 लाख रुपया। ठीक है, तो ये यहां पे ये चीज बोल रहा है लीगैलिटी ऑफ इनकम। इवन इफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन इज इलीगल इट विल बी टैक्स्ड। पप्पू जी ने चरस और गांजा बेचा तो भी वो बिजनेस इनकम आ जाएगा। एक वो एक्ट्रेस है जिसने गोल्ड की स्मगलिंग की, वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा। मुकेश अंबानी जी बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएगा। लीगैलिटी से मतलब नहीं है साहब, आपकी इनकम से मतलब है। आप चाहे काले मतलब चोरी करके पैसा कमा रहे हो, चोरी भी प्रोफेशन में गिनी जाएगी, राइट। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपको, मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। फॉर नोट्स प्लीज कॉन्टैक्ट माई ईमेल एड्रेस विच इज vermani associates@gmail.com। वर्मानी एसोसिएट्स ये मैंने लिख दिया है, vermani associates@gmail। और मेरा नंबर है 9873893751। I hope you're liking my videos. Please do like, share, and subscribe. Thank you, and have a nice day. Bye bye.